हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम बहुत प्यार से इसको पढ़ने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लाइमेट। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो शब्द है क्लाइमेट, इसको कई बार बच्चे जो है वेदर शब्द से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज होती है या फिर अलग होता है, तो क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमेना है, एवरी डे का फिनोमेना है। हर दिन जो हमें मौसम देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं वेदर। आज जैसे धूप निकल आई तो इट्स अ सनी डे, कल को बादल हुए इट्स अ क्लाउडी डे, फिर उसके अगले दिन बहुत तेज हवा चल गई इट्स अ विंडी डे। तो वेदर हर दिन बदलता रहता है। और जो क्लाइमेट है उसे कहते हैं हिंदी में जलवायु। क्लाइमेट जो है वो नहीं बदलता। अगर क्लाइमेट बदल रहा है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि क्लाइमेट बदलना क्या है, हमारे लिए खतरा है, हमारे प्लेनेट के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन शब्द अपने आप में ही एक नेगेटिव शब्द है, इसीलिए दुनिया भर के देश कई बार मिलकर बैठ के करते हैं, जैसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत सरकार का मंत्रालय भी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यूनाइटेड नेशन भी काम करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेना, ये सब क्लाइमेट चेंज से ही एसोसिएटेड है। तो पहले हम पढ़ते हैं वेदर और क्लाइमेट का बेसिक सा डिफरेंस, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखो, वेदर जो है उसे हम सब जानते हैं, उसे कहा जाता है मौसम। ठीक है। वेदर जो है वो पांच चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से पांच चीजें होती हैं, वो इंपॉर्टेंट फाइव एलिमेंट्स क्या हैं वेदर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, गर्मी, ठंडक। ठीक है, टेम्परेचर। दूसरा होता है विंड। जब हवा एक जगह रुकी होती है तो उसे सिर्फ कहते हैं एयर, और जब वही हवा चलने लग जाती है तो वो कहलाती है विंड। ठीक है, पवन कहते हैं उसको। और विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। ये सब हम साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वेदर का वो है टेम्परेचर, दूसरा है विंड। तीसरा एलिमेंट जो है वेदर का उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका अपने आप में एक दबाव होता है जो हमारे ऊपर लगता है लेकिन हमें फील नहीं होता। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना आप ऊंचाई पर जाओगे उतना कम होता चला जाता है, क्योंकि एयर जो है वो हल्की यानी कि रेयरिफाइड हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक एलिमेंट है वेदर का। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी फॉर्मेट में जब पानी जमीन के ऊपर गिरता है तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। रेनफॉल भी प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन है, ओला भी गिर गया तो वो भी प्रेसिपिटेशन है। मतलब पानी ऊपर से आना चाहिए नीचे किसी भी फॉर्मेट में। अब छत से कोई पाइप से पानी डाले वो प्रेसिपिटेशन नहीं है, ऊपर से, ठीक है, बादलों से, तो वो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी कह सकते हैं, स्नोफॉल भी कह सकते हो। ठीक है। फिर आता है लास्ट एलिमेंट, वो है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, जो नमी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी चीजें, पांच चीजें मिलकर बनाती हैं इस शब्द को, जैसे कहते हैं हम वेदर। ठीक है। तो याद रखना कि वेदर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फाइव थिंग्स: टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। और ये दिन में हर दिन चेंज होते हैं ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं है हर दिन सेम होंगे। जैसे मान लो आज टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। विंड कितनी चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मान लिया कितना है, 1030। ठीक है। प्रेसिपिटेशन हमारा कितना है, मान लो 0, बारिश कुछ नहीं हो रही है। और ह्यूमिडिटी कितनी है, मान लो 2% है। तो ये सारी हमने वैल्यूज लिख दी। अब इनमें से कोई भी वैल्यू जरा सी भी चेंज हो जाएगी तो एक नया वेदर बन जाएगा। तो इसलिए वेदर हर दिन चेंज होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इन्हीं सारी चीजों का एवरेज कंडीशन है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम, जैसे कि हमारा है भारत, नक्शा बना रहा हूं थोड़ा जल्दीबाजी में। देखो, अब ये जो हमारा इंडिया है, हमारा जो देश है, यहाँ पर क्या है, जैसे हम मान लो यहाँ रह रहे हैं, हम यूपी में रह रहे हैं। ठीक है, ये हम यूपी में रह रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ का जो टोटल वेदर कंडीशंस का एवरेज निकालो अगर लगभग 30 सालों का, तो वहाँ के जो वेदर कंडीशन का जो एवरेज है वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। वैसे ही यहाँ देखो, जम्मू कश्मीर, इस रीजन का एवरेज वेदर कंडीशन निकाल लो 30 साल का, तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाएगा। तो बेसिकली पूरा भारत जो है वो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूछते हैं कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो उसका नाम है मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया है द मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहीं से पूरे इस चैप्टर का मेन जो थीम है वो ओपन हो जाती है, क्योंकि मॉनसून ही बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट याद रखना, क्लाइमेट इन्हीं एलिमेंट्स ऑफ वेदर की एवरेज कंडीशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स।
तो वो उस जगह का क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में भी ठंड पड़ती है और श्रीनगर में भी ठंड पड़ती है, लेकिन यूपी की ठंड को हम श्रीनगर की ठंड से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, माइनस में चला जाता है, हमारा नहीं जाता माइनस में। ठीक है, तो हमारी एवरेज कंडीशन में भी हमने देखा तो यूपी में कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ेगी कि बर्फ पड़ जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में बर्फ पड़ती है। तो इसीलिए वो क्लाइमेटिक जोन अलग हो गया, हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो पूरा इंडिया जो है अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है। अगर ओवरऑल पूछते हैं तो हमारा देश है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट। देखो, अब मैंने बोला कि यूपी क्लाइमेट अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, ठीक है, केरला का अलग हुआ, नॉर्थ ईस्ट का अलग हुआ। तो ये क्लाइमेट में परिवर्तन आता कैसे, ऐसे कौन कौन से बेसिक कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर आता है चेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं राजस्थान, अब राजस्थान में 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, एक गर्मियों के दिन में किसी भी एक एवरेज दिन में देख लो तो 50 डिग्री तक चला जाता है। वहीं तो जम्मू कश्मीर में देखोगे गर्मियों के टाइम पर ही तो 20 डिग्री भी जाएगा तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां की एवरेज कंडीशंस उतनी है, राजस्थान की एवरेज कंडीशंस अलग है। ठीक है, तो इससे राजस्थान का क्लाइमेट जोन अलग हो गया, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जोन अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को समझा। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं करके वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, देखो ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो लेटी हुई हैं पूरे ग्लोब पर, ये सब क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में चले जाते हैं, साउथ में चले जाते हैं। तो लैटिट्यूड से किसी जगह के क्लाइमेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री के आसपास के कंट्रीज ले लो, तो ये सारे क्या है, इक्वेटोरियल कंट्री हैं, इक्वेटोरियल। तो इनका क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड मॉइस्ट, गर्मी भी होगी और बारिश भी होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट मिलता है हमको 0 डिग्री लैटिट्यूड वाले इलाकों में। जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता जाएगा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, तो ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिक्स मिल जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ऊपर चले जाओ तो यहाँ टेम्परेट रीजन आता है, तो ये हो गया हमारा टेम्परेट क्लाइमेट। और ऊपर चले जाओ तो हमारा पोलर रीजन आ गया, तो वो हो गया बिल्कुल फ्रिजिड जोन, सब जमा हुआ होता है वहां पे। तो जैसा जिसका लैटिट्यूड वैसा वहां का क्लाइमेट। ठीक है, जहां पे इक्वेटर के जितना पास आओगे गर्मी बढ़ेगी, इक्वेटर से जितना दूर जाओगे गर्मी कम हो जाएगी और ठंडक बढ़ेगी। तो पहला जो कारण है जगहों के क्लाइमेट में चेंज होने का वो होता है लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे इक्वेटर में कोई कंट्री है उसका क्लाइमेट अलग होगा, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, क्योंकि हम किसमें आते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में जाते हैं, ट्रॉपिक बीच से जाता है हमारे देश के। और ऊपर चले जाओगे तो रशिया आ जाएगा, वो पूरा टेम्परेट जोन में चला जाता है, और ऊपर चले जाओ तो आर्कटिक जोन आ जाता है, तो और ठंडक बढ़ती जाती है। तो पहला ये हो गया लैटिट्यूड, एक फैक्टर जिससे क्लाइमेट के ऊपर अंतर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है हमारा ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलाका है जहाँ पे ये एक बालक खड़ा है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, और ये है एक माउंटेनियस इलाका, एक बालक यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो बालक है ये एक हाई प्रेशर जोन में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ एयर डेंसिटी ज्यादा है। जितना ऊपर जाओगे लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। और एयर की डेंसिटी जब कम होगी तो जो हमारी सोलर रेडिएशंस हैं वो उस जगह को ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीट एनर्जी को यही डेंसिटी ट्रैप कर लेती है। ज़मीन पर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़मीनी इलाके जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की, तो जो हीट एनर्जी है ट्रैप हो जाती है, तो ये इलाके ज़्यादा गर्म बने रहते हैं इन कंपेरिजन टू दी हाइयर ऑल्टीट्यूड एरिया। इसीलिए देखा पहाड़ों पे जितना ऊपर जाओगे ठंडक बढ़ती जाती है और बर्फ भी पड़ने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, एयर लेस है, डेंस, तो जो सनलाइट है वो आती है और चली जाती है, लेकिन वहां के एटमोसफियर को वार्म अप नहीं कर पाती, तो वो हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे। तो यहाँ से भी हमें दिख गया कि भैया ऑल्टीट्यूड से क्लाइमेट के ऊपर अंतर पड़ता है। लोअर ऑल्टीट्यूड के इलाके होंगे गर्मी ज्यादा होगी, हाइयर ऑल्टीट्यूड के इलाके होंगे ठंडक ज्यादा होगी। तो ये दो रीजन हो गए, लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड। तीसरा रीजन देख लेते हैं, आइए।
तीसरा रीजन है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कि जितने भी समंदर के किनारे वाले इलाके हैं जिनको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। देखो जैसे ये हमारा सदर्न पार्ट इंडिया का, तो ये हमारे सब कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है, कोस्टल एरियाज। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर रहता है मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। उसका कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक गैस का चूल्हा है, ठीक है, उसके ऊपर एक जगह मैंने रखा तवा और एक जगह रख दिया 5 लीटर पानी का भगोना, और दोनों गैस ऑन कर दी। एक हाथ रख लो तवे पे, एक हाथ रख दिया पानी में, डालना नहीं हाथ, बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो तवे के ऊपर अगर तुम हाथ रखोगे और पानी के अंदर हाथ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है तवे के ऊपर हाथ जल्दी गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि तवा जो है वो सॉलिड मास है और पानी को गर्म होने में लगेगा टाइम। तो क्या होगा कि तवा जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी देर से गर्म होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि भाई सुबह हुई, सूर्य देवता प्रकट हुए, जो जमीन का एरिया, ये जो लैंड मास है, ये जल्दी हीटअप हो गया तो ये गर्म हो गया। और यहाँ पर जो समंदर है, ये इलाका ठंडा है, तो ये ठंडा है तो यहाँ के ऊपर क्या है? हाई प्रेशर है, क्योंकि ठंडा है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी है, हवा भी ठंडी है तो हवा की क्या हो गया? प्रेशर कैसा हो गया? हाई प्रेशर। पता है ना कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है, गर्म हवा होती है ऊपर चली जाती है, तो सारी गर्म हवा ऊपर चली गई तो नीचे लो प्रेशर बन गया, और अगर सारी हवा नीचे आ जाएगी तो हाई प्रेशर बन जाएगा। तो समंदर के पास क्या हो गया? इसको इरेज कर देता हूँ जरा सा, दोबारा से बनाता हूं। देखो अब यहां पर तो लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि है ये क्या है? एक लैंड मास है, सॉलिड मास है, तो ये जल्दी गर्म हो रहा है। और समंदर अभी तक गर्म हो नहीं पाया है, क्योंकि टाइम लगेगा भाई, पानी गर्म होने में टाइम लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो विंड्स विल मूव फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड। तो दिन भर जो कोस्टल एरियाज हैं समंदर की तरफ से हवा आती रहती है, बहुत बढ़िया हवा आती रहती है, तो ज्यादा गर्मी बढ़ ही नहीं पाती है। और रात में क्या होता है? अब वही एग्जाम्पल ले लो कि तवा जो है और गैस का पानी है, दोनों को बंद कर दो, तो अब तवा जल्दी ठंडा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर को गर्म होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और ठंडा होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो सेम क्या हो गया? रात हो गई, रात हो गई, सूर्य देवता चले गए, तो अब यहाँ पे जमीन ठंडी हो गई जल्दी, तो ये हो गया हाई प्रेशर, और यहाँ पानी अभी भी गर्म बना हुआ तो ये हो गया लो प्रेशर। तो अब जो विंड है वो उसकी डायरेक्शन हो गई ये। अब लैंड टू सी विंड मूवमेंट चल रहा है। अब जब लैंड टू सी विंड मूवमेंट चलेगा तो यहां से विंड इधर जाएगी, तो रात में हवा चल रही है, दिन में हवा चल रही, रात में हवा चल रही, तो मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है, यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट का डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि अगर आप समंदर के बहुत ज्यादा पास रहते हैं तो बाबू भैया मजे आ गए आपकी जिंदगी में। देखा है ना, गोवा वगैरह जाओ तो क्या बढ़िया, बस टी शर्ट वगैरह डाल के कैप लगा के घूमते हैं, क्योंकि बाल हवा लगती है, ठीक है, चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, और बस टी शर्ट में मस्त जिंदगी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप समंदर से दूर जाओगे, ठीक है, अब जितना अगर अब ये बीच वाला इलाका जैसे हमारा यूपी बिहार हुआ है ना, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये बहुत इंटीरियर वाले इलाके हैं, तो ये भी गर्म होंगे, है ना, सूरज निकलेगा, धूप पड़ेगी, गर्म होगा, लो प्रेशर बनेगा, लेकिन बेचारों के पास आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है कि जहां से ठंडी हवा आए इनकी तरफ। तो ये क्या करेंगे? आसपास की गर्म हवा को ही खींचेंगे, तो गर्म हवा जो चलती है वही लू कहलाती है, तो इस वजह से गर्मी और ज्यादा लगती है। तो इंटीरियर वाले जो इलाके हैं दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिनको कई बार कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी, ये कॉन्टिनेंटैलिटी बेसिकली क्या है? एक्सट्रीम कंडीशंस है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि भाई गर्म हो रहा है इलाका, लो प्रेशर बन रहा है, और आसपास की गर्म हवा ही उसकी जगह को फिल कर रही है, क्योंकि ठंडी जगह तो है नहीं, पानी है नहीं आसपास। और ये वाले जो इलाके हैं इसको कहते हैं हम मरीन इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसे कहते हैं मैरी टाइम क्लाइमेट भी कहते हैं, मरीन इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। और ये मॉडरेट क्लाइमेटिक जोन है, ये क्या है? एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन है। इंटीरियर जितना आप रहोगे, लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो बहुत भयंकर गर्मी से बेचारे जूझते हैं, समंदर के पास वालों की तो मौज है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, देखो प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इस वाले पॉइंट को हम आगे डीपली पढ़ेंगे, इससे भी क्लाइमेट के ऊपर अंतर पड़ता है। प्रेशर और विंड सिस्टम ये है जिसकी वजह से भारत के अंदर मॉनसून आता है, तो वो प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्योंकि थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो उसे हम आगे वाले पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट है ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट, ओशनिक करंट कुछ नहीं है, पानी के समंदर के बीच में जल धारा चल रही होती है, उसके चलने के बहुत सारे कारण होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है,
ठीक है, सैलिनिटी डिफरेंस होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो इस वजह से वो पानी का मूवमेंट होता है उसके ऊपर, तो उनको कहते हैं ओशनिक करंट। अब अगर कोई पोलर एरिया से वाटर आ रहा है, जैसे देखो ये रहा ग्लोब, ये इक्वेटर है, यहाँ गर्म पानी है पूरा इक्वेटर के पास, यहाँ ठंडा पानी है, तो पानी यहाँ से किधर आएगा, ठंडा पानी से गर्म पानी की तरफ पानी आएगा, तो ये हो गई हमारी कोल्ड वाटर करंट। और इक्वेटर से पानी नीचे जाएगा पोलर एरिया की तरफ, तो ये गर्म पानी लेके जा रहा है, तो ये हो गई हमारी हॉट वाटर करंट। तो बेसिकली दो तरह की करंट चलती है पूरे ग्लोब में, एक हॉट वाटर करंट, एक कोल्ड वाटर करंट। अब मान लीजिए हमारे देश के बगल से कोई ठंडे पानी की जलधारा निकल जाए, तो उसके आने से क्या होगा, आसपास का पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा तो हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, और फिर जब समुद्र से हवा चलेगी तो ठंडी हवा को अंदर के नजदीकी लैंड एरिया के ऊपर लेके जाएगी, और वहां पर जो है ना कोल्ड इफेक्ट पड़ेगा, तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडक पड़ने लग जाएगी, ड्राई कंडीशन हो जाएगी। और अगर हमारे देश के आसपास से कोई हॉट वाटर करंट निकल जाए, तो क्या होगा, आसपास का पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई इवेपोरेशन होगा, गर्मी पड़ेगी, बारिश भी होगी, तो यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ओशनिक करंट भी अगर किसी देश के आसपास से निकल रही है, कॉन्टिनेंट के आसपास से निकल रही है, तो वो भी वहाँ का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नॉलेज एक्स।